नमस्कार। आज हमारा पाठ का विषय है साहित्य इतिहास। साहित्य इतिहास दो शब्दों के मेल से बना है, साहित्य और इतिहास। तो पहले हम साहित्य इतिहास के अंतर्गत इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा, बाद में साहित्य का अर्थ एवं परिभाषा, फिर साहित्य इतिहास क्या होता है, यानी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। उसके लिए जो ज़रूरत है मूल सामग्री यानी अगर आप अंग्रेज़ी में कहें तो कहते हैं कि मटेरियल्स। तो मूल सामग्री की क्यों ज़रूरत है और क्या क्या सामग्रियाँ इसके लिए आवश्यक है। मूल सामग्री के अंतर्गत दो प्रकार आते हैं, एक तो है आंतरिक साक्ष्य सामग्री और बाह्य साक्ष्य सामग्री। इसके बाद हम पढ़ेंगे साहित्य इतिहास के अंतर्गत जो काल विभाजन किया जाता है या लेखकों का विभाजन किया जाता है, किस प्रकार किस आधार पर विभाजित किया जाता है, यह सब हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं अब इतिहास का अर्थ एवं परिभाषा। अब इतिहास का अर्थ यानी इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास यानी हिस्ट्री, है ना। अतीत वह समय है जो बीत चुका है, लेकिन अतीत की जो असाधारण एवं विशिष्ट घटनाएं जब लिपिबद्ध करके प्रस्तुत किया जाता है तो वह इतिहास कहलाता है। यह इतिहास का प्रामाणिक अर्थ है या सामान्य अर्थ है, लेकिन आज के संदर्भ में इतिहास का अर्थ बदल चुका है। इसका जो है अब यह केवल ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ नहीं है, बल्कि ऐसा क्यों हुआ पर केंद्रित है। अब ये किस लिए? ये इसका कारण यह है कि साहित्य इतिहासकार यानी इतिहास लिखने वाले जो साहित्य पर इतिहास लिखते हैं, वे तथ्यों यानी अंग्रेजी में फैक्ट्स कहते हैं, तथ्यों का विश्लेषण भी करते हैं वर्णन करने के साथ साथ। अब ये विश्लेषण करने के बाद वे क्या करते हैं काल क्रम के अनुसार इसे विभाजित करते हैं। इससे क्या सुविधा होती है? अध्ययन में सुविधा होती है। किस प्रकार के अध्ययन में? साहित्य के विकास क्रम के अध्ययन में सुविधा होती है। यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र जो श्रेष्ठ आलोचक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास किताब भी लिखा है, वे इतिहास की परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि किसी भी तथ्य, तत्व या प्रकृति का वर्णन, विवरण, विवेचन और विश्लेषण जब कालक्रम के अनुसार की जाती है तो वह इतिहास के अंतर्गत आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे, हमने पढ़ा था कि विश्लेषण बहुत ज़रूरी है। इतिहास में तथ्यों का विश्लेषण, वर्णन तो करते ही हैं, उसके बाद विश्लेषण की भी ज़रूरत है। अब अगला जो है इतिहास में काल विभाजन और नामकरण का महत्व। काल विभाजन यानी क्या है? काल यानी पीरियड, उसकी जो विभाजन, और नामकरण मतलब नाम देना, कोई भी शीर्षक देना। जैसे आज हमारा पाठ का विषय है साहित्य इतिहास। जैसे आपको पता चलता है कि साहित्य इतिहास शीर्षक से ही मैं क्या बताने वाली हूँ, हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर। तो ये जो इतिहास लिखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि काल विभाजन एवं नामकरण का महत्व, है ना। क्योंकि किसी भी देश का व्यापक इतिहास, चाहे वो राजनीति से संबंधित तथ्य हो या संस्कृति से संबंधित तथ्य हो, उसका क्या करना चाहिए? तथ्यों का विभिन्न काल में पहले विभाजित करना जरूरी है। इससे क्या होता है? उस कालखंड के जो भी रचनाएं लिखी गई है, हमें उसके विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी प्रकार नामकरण भी प्रत्येक ऐतिहासिक कालखंड की पहचान होता है ना। जैसे ही आपको नाम बताया जाता है तभी आपको पता है कि आप किसके बारे में पढ़ने जा रही हैं। तो नामकरण की आवश्यकता इतिहास में बहुत बहुत ज़रूरी है। ये जो ऐतिहासिक कालखंड की जो है प्रवृत्तियाँ हो सकती है, जैसे साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक प्रवृत्तियाँ, राजनीतिक प्रवृत्तियाँ, आर्थिक प्रवृत्तियाँ, इसका विवरण हमें नामकरण से ही तुरंत पता चल जाता है। तो इससे आप यह निष्कर्ष पर पहुंचती हैं कि इतिहास लेखन लिखने से पहले तथ्यों का विश्लेषण ज़रूरी है, काल विभाजन ज़रूरी है और नामकरण उससे भी बहुत ही ज़रूरी है। इससे इतिहास जो लिखते हैं उसके एक कालखंड से दूसरे कालखंड की तुलना भी किया जा सकता है।
मैंने अभी आपको इतिहास के बारे में बताया। इतिहास के लिए कौन सी आवश्यक चीज़ें हैं? विश्लेषण, तथ्यों का काल विभाजन और नामकरण। अब हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। साहित्य का अंग्रेजी शब्द है लिटरेचर, उसका अर्थ एवं परिभाषा। साहित्य जो है हिंदी शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति संस्कृत के धा धातु में समा उपसर्ग और यत प्रत्यय जुड़ने से बनी हुई है, यानी समधा समधा यत, जिसका अर्थ है साथ रहना या साथ रहने का भाव। साहित्य का संस्कृत में वाग्मय शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब है लिखित एवं मौखिक अभिव्यक्ति। अब इससे एक व्यापक अर्थ निकलता है साहित्य के लिए। साहित्य का मतलब यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो भी रचनाएं हो, चाहे पद्य का हो या गद्य का हो, इसमें क्या करते हैं, जो भी तथ्य हमें मिलते हैं उसको एक धरोहर के रूप में सहेज कर रखने की भाव को ही साहित्य कहते हैं। लेकिन साहित्य जो है परिवर्तनशील है। जैसे जैसे समाज में लोगों के विचार बदलते हैं, उनकी भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलते हैं, परिवेश बदलती हैं, उसी प्रकार साहित्य भी बदलता है। तभी तो आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका में यह परिभाषा साहित्य के संदर्भ में दिया है कि किसी भी प्रत्येक देश का साहित्य जो है उस देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। तो इस कथन से हमें यह ज्ञात होता है कि साहित्य जो है गतिशील है और इसका विश्लेषण इतिहास परक होना बहुत ज़रूरी है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं साहित्य इतिहास। जैसे मैंने कहा, आपने साहित्य के बारे में बहुत कुछ जाना और इतिहास के बारे में। अब साहित्य इतिहास यानी हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर कैसे लिखते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों साहित्य का इतिहास लिखना ज़रूरी है? इस विश्व में जो है सभी वस्तुओं का एक इतिहास होता है। आपका भी एक इतिहास है, मेरा भी एक इतिहास है। एक फूल का इतिहास है, एक फल का इतिहास है, तो साहित्य का भी एक इतिहास है। ये जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जटिल कार्य है, क्योंकि इसमें जो साहित्य इतिहासकार हैं, यानी साहित्य के इतिहास लिखने वालों को, है ना, महत्वपूर्ण रचनाओं के कृतिकार यानी रचनाकारों के बारे में, उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि यानी किस परिस्थिति में यह लिखी गई है, फिर उनकी जो परंपराएं, प्रवृत्तियां, इन पर गहन अध्ययन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वह कला या विनोद की दृष्टि से इतिहास या साहित्य लिखते हैं। वह कला की दृष्टि से, विनोद की दृष्टि से नहीं लिखते हैं इतिहास, साहित्य का इतिहास। वे बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं। इसीलिए इस गहन अध्ययन के लिए 5 प्रमुख तत्व जो है बहुत ही अनिवार्य है। पहला जो है साहित्यकार के व्यक्तित्व एवं कृतित्व, यानी साहित्यकार के बारे में पहले हमें जानना है। उनका जन्म कब हुआ, उनका मरण कब हुआ, उनका जो पृष्ठभूमि है, जीवन काल कैसे बीता, फिर उनके कृतित्व के बारे में यानी उनके रचनाओं के बारे में जानना है। फिर तीसरी वाली जो है साहित्यिक और सांस्कृतिक परंपराएं, जो भी रचना करते हैं उनकी परंपरा क्या है, उससे पहले ये परंपरा में किस किस ने रचनाएं लिखी है। फिर वातावरण, वातावरण यानी वहाँ का माहौल, वहाँ की समाज, तत्कालीन समाज की परिस्थितियाँ, प्रवृत्तियाँ तथा युग चेतना। चौथी है द्वंद्वात्मक स्थिति और 5वीं संतुलित मनोभावना। द्वंद्वात्मक मतलब जो इतिहासकार या साहित्य इतिहासकार साहित्य के बारे में लिखने जा रहे हैं, उनको पहले 3 पहलुओं पर, है ना, एक द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा होती है कि जिसकी प्रामाणिक रचना है, किसकी अप्रामाणिक है। इस पर मुझे एक समन्वय या संतुलित मनोभावनाओं को अपने मन में स्थापित करते हुए ही लिखना शुरू करना है। अब साहित्य इतिहास तो लेखन के बारे में आपने जान लिया। अब इसकी मूल सामग्री क्या है? मूल यानी क्या है? ओरिजिनल। सामग्री यानी आपके मटेरियल। आपके पास प्रामाणिक सामग्री नहीं है तो आप इतिहास नहीं लिख सकते हैं। तो इसकी 2 प्रकार हैं। एक तो है बाह्य साक्ष्य
सामग्री और दूसरी आंतरिक साक्ष्य सामग्री। अब आंतरिक साक्ष्य सामग्री मतलब क्या है? इसके अंतर्गत मूल रचनाकारों के रचनाएं आती हैं। उस रचनाओं के अंतर्गत ये पहला तो है, उस रचनाएं रचनाकाल प्रामाणिक होनी चाहिए, उसकी तिथि प्रामाणिक होनी चाहिए, फिर उस रचनाकार के विचार क्या है, रचना के विषय क्या है, फिर उसने एक भाषा शैली क्या है, ये सब जानकारी हमें आंतरिक साक्ष्य सामग्री से प्राप्त करते हैं। और बाह्य साक्ष्य सामग्री यानी क्या है? मूल रचना है उससे, यानी आप अंग्रेजी में कहो तो इसे प्राइमरी सोर्स कहो और उसे सेकेंडरी सोर्स भी कह सकते हैं। तो बाह्य साक्ष्य सामग्री क्या है? ऐतिहासिक दस्तावेज, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स, जैसे तात्कालीन परिस्थिति संबंधित अभिलेख, शिलालेख, वंशावली सूचनाएं, पत्र पत्रिकाएं, लोकगीत, लोक कलाकृतियां, लोक कथाएं, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इनके आधार पर इतिहास लिखना, साहित्य का इतिहास लिखना शुरू करते हैं। अब साहित्य के इतिहास का विभाजन के आधार क्या है? ये विभाजन जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि साहित्य जब लिखा जाता है या इतिहास कब लिखा जाता है, तथ्यों का विश्लेषण जरूरी है, काल विभाजन जरूरी है, नामकरण जरूरी है, फिर हमारे पास सामग्री होनी चाहिए, मूल सामग्री भी होनी चाहिए और बाह्य साक्ष्य सामग्रियां होनी चाहिए। अब ये सब जब हमारे पास हो जाते हैं, फिर इसे क्या करना चाहिए, किसके आधार पर हम इसे विभाजित करेंगे? उसके 5 आधार हैं। तो पहला जो है काल, काल यानी समय, है ना, इतने सारे। तो समय के अनुसार साहित्य का विभाजित कला काल क्रम अनुसार करना बहुत जरूरी है। यद्यपि साहित्यकार उस समय यानी तत्कालीन समय के सभी घटनाओं को अपने साहित्य में समाहित करता है, लेकिन जो इतिहास लिखता है, साहित्य का इतिहास लिखता है, वह केवल उसी विशिष्ट घटनाओं या ऐतिहासिक घटनाओं को लेता है जिसका रचना काल प्रामाणिक हो। फिर वह प्रामाणिक रचनाओं का कालक्रम के अनुसार विभाजित करता है, नामकरण देता है। यहाँ पर उदाहरण भी मैंने दिया है, जैसे शासकों और उस शासन काल का वर्गीकरण, स्वतंत्रता संग्राम, भारत विभाजन, प्रथम विश्व युद्ध और हिंदी साहित्य के 4 काल। अब दूसरी है महान व्यक्ति। महान व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति जो अपना पूरा जीवन लोकहित के लिए समर्पित करते हैं और समाज में एक गहरी छाप छोड़ देते हैं, उसे महान व्यक्ति कहते हैं। ऐसे महान व्यक्तियों का साहित्य में निस्संदेह विशिष्ट स्थान है। तो इतिहासकार जो भी साहित्य इन महान व्यक्तियों पर लिखी गई है, उसका भी काल क्रमानुसार हमारे सामने ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंदा आप उदाहरण के रूप में ले सकती हैं। तीसरी जो है रचनाकार। रचनाकार यानी आप राइटर, ऑथर। चंद रचनाकार ऐसे होते हैं जो क्रांति लाते हैं समाज में। ऐसे रचनाकार का साहित्य में बहुत ही विशिष्ट स्थान है। तो किसी भी रचनाकार चाहे विषय वस्तु की दृष्टि से या कला की दृष्टि से अगर साहित्य के हित के लिए और समाज के हित के लिए आमूल परिवर्तन लाए हैं, तो उनका भी स्थान इतिहास में निश्चित है। यहाँ उदाहरण के रूप में मैंने दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रमुख रचनाकार, भक्ति काल के रचनाकार संत तुलसीदास, सूरदास जी, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो आधुनिक युग के प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। चौथा है प्रवृत्तियां। प्रवृत्तियां यानी प्रवृत्तियां को हम अंग्रेजी में ट्रेंड्स कह सकते हैं। साहित्य इतिहासकार किसी विशेष काल की प्रवृत्तियां या साहित्यिक आधारों या धाराओं पर भी आधारित काल विभाजन करते हैं। ऐसे प्रवृत्तियां होती है सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक, राजनीतिक वाले भी हो सकती हैं। इस प्रवृत्तियों के आधार पर अगर हम विभाजित करते हैं तो व्यवस्थित अध्ययन में सुविधा होती है। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास प्रवृत्तियों के आधार पर ही 4 काल माना है: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। 5वीं भाषा शैली, ये भी बहुत ही मुख्य है। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा जो आज आधुनिक भाषा हिंदी के रूप में है, इसके कितने सारे उपबोलियां हैं, है ना। तो साहित्य को पहले कालक्रम के अनुसार चाहे पद्य विधा हो या गद्य विधा हो, पहले इसका कालक्रम के अनुसार विभाजित करते हैं, फिर प्रत्येक काल के लिखी गई रचनाओं का भाषा के आधार पर
विभाजित करते हैं। इससे भी जो है अध्ययन में सुविधा होती है इतिहासकार को। जैसे आप कुछ भी भाषा, अपभ्रंश, अवधी, ब्रज, मैथिली, पंजाबी, राजस्थानी या आज की हिंदी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार शैली के आधार पर भी लिखा जाता है, यानी किस तरीके से हिंदी साहित्यकार या इतिहासकारों ने रचना की है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इतिहासकार इन 5 के आधार पर, है ना, तथ्यों का विश्लेषण, काल विभाजन और नामकरण देते हैं, जिससे संपूर्ण साहित्य को पढ़ने में बहुत ही सुविधा होती है। इस पर भी डॉक्टर नगेंद्र का ये विचार है कि साहित्य की अखंड परंपरा का निरूपण ही इतिहास कहा जाता है। इसमें बहुत सारे दिशा परिवर्तन और रूप परिवर्तन आए हो, लेकिन इन सबको हमें क्या करना चाहिए, इन सब परंपराओं को समेटते हुए, इनके तथ्यों का विश्लेषण करते हुए विकास क्रम को जानने की कोशिश करना है। धन्यवाद।